जी जनाब, तो मैं डिस्कस कर रहा था आपसे पोस्टमार्टम लिविडिटी। और पोस्टमार्टम लिविडिटी से मुराद ये है कि ऊजिंग हो जाती है ब्लड की फ्रॉम द इन द डिपेंडेंट पार्ट्स, और दैट फॉलोज ग्रेविटी। और फिर इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ये है कि विद इन द 8 आवर्स आफ्टर डेथ इट कैन बी चेंज्ड, इट कैन बी ऑल्टर्ड, बट आफ्टर 8 आवर्स इट इज फिक्स्ड। और फिर अगर बॉडी की पोजीशन चेंज होती है तो पीएमएल चेंज नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस होती है पीएमएल की। अच्छा, हम पीएमएल को काफी डिस्कस कर लिया है, लेकिन वापस आते हैं हम एस्फिक्सिया के तनाजुर में, और हम पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स ऑफ एस्फिक्सियल डेथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जरा सा कंफ्यूज मत होइएगा। हमने दो साइंस पोस्टमार्टम फाइंडिंग के डिस्कस किए हैं, एक साइनोसिस और एक पीएमएल। ठीक है, तीसरी चीज है विजुअल कंजेशन। विजुअल कंजेशन से मुराद ये है कि जो इंटरनल विजराज होते हैं उनके अंदर भी खून का इज्तिमा हो जाता है और वहां पर रेडनेस बहुत ज्यादा हुई हुई होती है। तो जब पोस्टमार्टम करते हैं, लंग्स को देखते हैं, खासतौर पे लंग्स आर कंजेस्टेड विद ब्लड। तो विजुअल कंजेशन से मुराद ये है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज पेटिकल हेमरेजेस। पेटिकल हेमरेजेस क्या है? छोटे छोटे से हेमरेजिक स्पॉट्स होते हैं स्किन के अंदर। याद रखें, खासतौर पे वो एस्फिक्सियल डेथ जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहा हो। से फॉर एग्जांपल कोई किसी का गला घोट के या ना थ्रॉटलिंग का केस हो, या हैंगिंग का केस हो, या स्ट्रेंगुलेशन का केस हो, या मगिंग का केस हो। ये अभी आगे मैं बताऊंगा ये सारी ये टर्म्स क्या है। मगिंग में क्या है? नाक और मुंह, ठीक है, ये बंद कर दिया जाए। या स्मूथनिंग का केस हो, नाक और मुंह एक साथ बंद कर दिया जाए। मगिंग में ये है कि मुंह के अंदर कोई कपड़ा ठूस दिया जाए और सांस बंद कर दी जाए। तो इन तमाम किस्म के जो इवेंट्स होते हैं उसके अंदर बॉडी अंडर स्ट्रेस होती है। बीपी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, एक मिनट, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ पेटिकल हेमरेज के बारे में। पेटिकल हेमरेजेस जो है वो छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं इन केस ऑफ एस्फिक्सियल विगरस एस्फिक्सियल डेथ या स्टर्नस एस्फिक्सियल डेथ, जिसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हुई हो मौत के वक्त। किसी ने गला घोटने की कोशिश की हो, गला घोट के मारा गया हो, मुंह और नाक बंद कर दिया गया हो, मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया हो। ठीक है, तो उसमें बॉडी जो है वो अंडर प्रेशर बहुत ज्यादा आती है। वैसे ही मौत में कोई रिलैक्सेशन तो होती नहीं है। और ऐसी मौत जिसमें बाकायदा जो है वो स्ट्रेस बढ़ा हुआ हो बॉडी पर, क्योंकि इसमें फिजिकल वायलेंस भी साथ हो रहा होता है। तो एक वक्त ऐसा आता है कि बीपी बहुत ज्यादा शूट होता है और छोटे छोटे हेमरेजिक स्पॉट्स हो जाते हैं स्किन में, खासतौर पे आईज में, स्क्लेरा में। ये जो व्हाइट पोर्शन ऑफ आई बॉल है दैट इज कॉल्ड स्क्लेरा, इसके अंदर छोटे छोटे से स्पॉट्स होते हैं, उनको पेटिकल हेमरेजेस कहा जाता है। नाक के सॉरी गर्दन की स्किन पर जहां पर दबाव ज्यादा पड़ा होता है, चाहे हाथ से चाहे किसी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस से, उस जगह पर स्पॉट्स आ जाते हैं। इसको हम कहते हैं पेटिकल हेमरेज। ठीक है, ये भी एक फाइंडिंग मिल सकती है एस्फिक्सियल केस में, पोस्टमार्टम में, पेटिकल हेमरेज। क्लियर? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट फाइंडिंग मिलती है कार्डियक डायलिटेशन। देखिए, दिल के ऊपर भी बड़ा बोझ होता है। दिल पर ऐसे बोझ होता है कि लंग्स काम करना छोड़ रहे होते हैं और सारा ब्लड जो है वो टुवर्ड्स हार्ट पूल हो रहा होता है। तो मौत के वक्त थोड़ा सा दिल जो है वो डायलेट हो जाता है। जरूरी नहीं है कि हर डेथ में ऐसा हो, लेकिन चंद केसेस में ऐसा मिल सकता है। खासतौर पे ऐसा पेशेंट या कहूंगा मैं उसको जो पहले से ही दिल का मरीज था, एस्थीनिया का केस था, उसके मसल्स वीक थे कार्डियक, तो वो एस्फिक्सिया से मर गया, एस्फिक्सियल डेथ से मर गया, तो उस केस में कार्डियक डायलिटेशन मिल सकती है। इसके अलावा फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड, यानी ब्लड जो है वो बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा। खून का पतला होना इसका मतलब है कि उसमें हीमोलाइसिस सीवियर हो गई और तमाम जो प्रोटीन कंपोनेंट्स थे ब्लड के वो सब खत्म हो गए। तो फ्लूइड हो जाता है, पानी जैसा खून हो जाता है। ठीक है, ये खास तौर पे जितना टाइम गुजरता चला जाएगा ना, खून पतला होता चला जाएगा। ये अमूमन एक फाइंडिंग होती है आफ्टर डेथ। तो पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स ऑफ एस्फिक्सिया समझ में आया आपको?
साइनोसिस नीला पड़ जाना, हाथ पैर खास तौर पे नीले पड़ जाना। साइनोसिस की भी दो किस्में होती हैं, एक सेंट्रल साइनोसिस जिसमें फेस नीला पड़ता है, और एक पेरिफेरल होती है जिसमें हाथ और पैर जो है नीले पड़ जाते हैं। तो कोई सा भी Yes, sir. किस्म का साइनोसिस हो सकता है। अच्छा, पोस्टमार्टम लिविडिटी, ये मैंने आपको बता दिया, ऊजिंग ऑफ ब्लड इन द डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, और विद इन 8 hours वो इट कैन बी मॉडिफाइड, आफ्टर 8 hours इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। विजुअल कंजेशन, खासतौर पे लंग्स में जो है ब्लड की एक्यूमुलेशन हो जाती है, विजुअल्स कंजेस्ट हो जाते हैं। पेडिकल हेमरेजेस, छोटे छोटे से स्पॉट्स होते हैं स्किन में, स्क्लेरा में, कंजंक्टिवा में। कार्डिक डायलिटेशन, दिल का फैल जाना, और फ्लूइडिटी, खून का पतला हो जाना। ठीक है जनाब? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक है गॉर्डन्स क्लासिफिकेशन ऑफ डेथ। गॉर्डन्स एक साइंटिस्ट थे भाई, उन्होंने भी क्लासिफिकेशन ऑफ डेथ को क्लासिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने भी अपनी थ्योरीज वगैरह दी। अच्छा, इन्होंने ये कहा कि खास तौर पे जो वाइटल फंक्शंस है वो खत्म हो जाते हैं, और टिश्यू हाइपोक्सिया जो है वो मौत का सबब होता है। तो बात तो सही है ना, मकसद को इस दौरे जदीद में हम ये बात तय कर चुके हैं कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो बंदे की मौत वाकई हो सकती है। तो ये बात उन्होंने उस वक्त कही थी, तो बात ठीक है जी, हम भी मानते हैं। अच्छा, फिर एनॉक्सिया, इन्होंने रीजन पेश किया कि एनॉक्सिया इज द मेन कल्प्रिट, जिसकी वजह से सर्कुलेटरी फेलियर और फिर डेथ हो जाती है। फिर इन्होंने एनॉक्सिया की मुख्तलिफ टाइप्स भी बता दी, तो वो देख लेते हैं तेजी से। एनॉक्सिक एनॉक्सिया, एनीमिक एनॉक्सिया, हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया, और स्टेगनेंट एनॉक्सिया। 4 किस्म के इन्होंने एनॉक्सिया पेश किए। आइए एक एक करके समझते हैं। एनॉक्सिक एनॉक्सिया, इसमें क्या है? डिफेक्टिव ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन द लंग्स। आपको पता है अम्ल तनफ्फुस, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन अंदर जाती है, वो डिफ्यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस बाहर आ जाती है। अगर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो फायदा क्या है? डेथ हो जाएगी, टिश्यू डेथ हो जाएगी। तो एनॉक्सिक एनॉक्सिया की डेफिनेशन ये है कि ऑक्सीजनेशन डिफेक्टिव हो गई। रीजंस क्या पेश किए गए? नंबर 1, मैकेनिकल इंटरफेरेंस ऑफ एयर इनटू द रेस्पिरेटरी पैसेज। कोई मैकेनिकल चीज बकायदा इंटरफेयर कर रही हो, जैसे फूड पार्टिकल है, कोई फॉरेन बॉडी है, अंदर से मौजूद कोई ट्यूमर है, कोई पॉलिप है। ये देखिए, ये जो जिनकी नाक की हड्डी का गोश्त बड़ा हुआ होता है, अमूमन यही लफ्ज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसको मेडिकली कहते हैं डीएनएस, डेविएटेड नेजल सेप्टम। ऐसे पेशेंट्स को कभी सोते में आप देखिए खर्राटे ले रहे होते हैं, ये मुंह से सांस ले रहे होते हैं, क्योंकि नाक उनकी बंद हो रही होती है, और जितनी ज्यादा नाक अंदर से बंद होती चली जाएगी उनको दिक्कत होती है सांस लेने में। आए दिन उनका टॉन्सिलाइटिस, इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं, गला खराब हो रहा होता है, खांसी, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, ये सब चल रहा होता है। तो आप देखिए कि जिंदगी की हालत में कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, और खासतौर पर अगर फुल मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए एयर पैसेज की तो डेथ हो सकती है। तो कॉज ऑफ एनॉक्सिक एनॉक्सिया उन्होंने एक ये पेश किया। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ नॉर्मल मूवमेंट्स ऑफ चेस्ट, सीना जो है वो ऊपर नीचे, और डायफ्राम भी जो ऊपर नीचे अगर नहीं हो पा रहा हो, यानी चेस्ट मूवमेंट्स अगर सही नहीं है, इंस्पायरेटरी चेस्ट मूवमेंट, एक्सपायरेटरी चेस्ट मूवमेंट, तब भी यही प्रॉब्लम आएगी। प्राइमरी सेजेशन ऑफ रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स, यानी खासतौर पे डायफ्राम की जो मूवमेंट है वो अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाए, या वाइटिएटेड एटमॉस्फेयर, यानी दम घुट जाना, या हवा में जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो जाना, और किसी ऐसी जगह पर बंद हो जाना जहां ऑक्सीजन की आमदोरफ्त ना हो। तो देखिए, बंद कमरों में भी बैठने पर एक वहशत तारी हो जाती है, फिर हम लोग खिड़की दरवाजे खोलते हैं कि क्रॉस वेंटिलेशन हो, तो ये सारे मामला हो सकते हैं। तो एनॉक्सिक एनॉक्सिया के ये इन्होंने 4 कॉजेस पेश किए। फिर एनीमिक एनॉक्सिया, लफ्ज बता रहा है एनीमिया, समथिंग रिलेटेड टू लो हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसमें यही है कि रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग बाय द ब्लड, यानी हीमोग्लोबिन की कमी हो गई। इसका रीजन इन्होंने पेश किया एक्यूट हेमरेज। मैंने बताया था कि सडन अगर हेमरेज हो जाए तो मौत वाकई हो सकती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक्यूट पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड की भी इन्होंने जिक्र किया है, बिल्कुल सही बात है। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड 10 टाइम्स ज्यादा तेजी से डिफ्यूज करती है, 100 टाइम्स मोर टॉक्सिक है देन कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हीमोग्लोबिन को डिसैचुरेट कर देती है। इसके अलावा फिर हिस्टोटॉक्सिक, हिस्टोटॉक्सिक का मतलब है कि
ऐसी कंडीशन जिसमें बाकायदा टिश्यूज जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और टिश्यू डिस्ट्रॉय जब होंगे तो वो ऑक्सीजन को सही तरीके से एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकते, ना उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस मीन्स डिप्रेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस इन द टिश्यूज। ठीक है, याद रखिए ऑक्सीजन जब टिश्यूज के अंदर जाती है तो आपको पता है कर्ब साइकिल चलाती है, कर्ब साइकिल और टीसीएस साइकिल और ग्लाइकोलिसिस, इन सब चीजों के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है टू प्रोड्यूस एनर्जी, एटीपी प्रोडक्शन। जब यही डिफेक्टिव हो जाएगा तो सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। इसकी मिसाल बड़ी अच्छी दी है इन्होंने, पोटेशियम साइनाइड या साइनाइड पॉइजनिंग। ये आपने सुना होगा कि साइनाइड का टेस्ट आज तक किसी ने नहीं बताया, ऐसा ही है ना? सुना है आप लोगों ने साइनाइड का टेस्ट कोई नहीं बता पाया? Are you with me? Yes, sir. यस सर, मैंने सुना था सर कि जिस साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश की थी तो उसने जैसे चक्का, उसने जस्ट लिखा एस, तो उसको ये साबित है कि स्ट्रेट है या जो है दूसरा हो ना सर, तो मतलब टेस्ट डिपेंड कोई नहीं कर पाया, लेकिन वो भी मर गया सर। जी हाँ, उसका रीजन है साइनाइड इतनी तेजी से एब्जॉर्ब होता है, खासतौर पे उस जगह से जहां पर ब्लड वेजल ज्यादा हो। अब जबान पे और ओरल कैविटी में बेतहाशा ब्लड वेजल्स है, मैक्सिमम ब्लड फ्लो है जबान के ऊपर। और आप देखें ना सुबह से शाम तक हम कितना बोलते हैं, जबान थकती है कहीं? उसका रीजन ही यही है, ब्लड सप्लाई यहाँ पर जबान की ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि जबान को सोच समझ के इस्तेमाल करें। एनी हाउ, टेस्ट रिसेप्टर्स हैं, ये बड़ी तेजी से स्टिमुलेट होते हैं। हुआ ये कि जैसे ही साइनाइड रखा गया या ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर साइनाइड हो, जैसा कि कड़वे बादाम की मिसाल दी जाती है। कड़वे बादाम कभी आपने खुशी से चबाए हैं या खुशी से चबा सकते हैं आप? नहीं कर सकते। नहीं सर। उसके अंदर पता नहीं अशारिया समथिंग जाकर साइनाइड होता है, अशारिया में बहुत कम मिकदार होती है, लेकिन उसके बावजूद हम उसको थूक देते हैं फौरन। ठीक है, तो ये बर्दाश्त नहीं हो सकता साइनाइड या साइनाइड के कंपाउंड्स। हुआ ये कि यकदम इनहिबिशन हो जाती है टिश्यूज के अंदर सल्फेड्राइल एंजाइम्स की। सल्फेड्राइल एंजाइम्स, अब ये बायोकेमिस्ट्री में कहीं पढ़ा होगा आपने, सल्फेड्राइल एंजाइम्स है, ये हर वक्त एक्टिव रहते हैं, हर लम्हा एक्टिव रहते हैं। ये इनहिबिट हो जाए ना, मौत वाक़ई हो जाती है, टिश्यू डेथ होना शुरू हो जाती है। और साइनाइड इस किस्म के एंजाइम्स को बड़ी तेजी से विद इन 1000 फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड इनहिबिट कर देता है, तो एकदम सख्ता हो जाता है, टिश्यू डेथ हो जाती है, बंदा मर जाता है। तो साइनाइड का ये रीजन है। ठीक है जी, तो हिस्टोटॉक्सिक कंडीशन है। इसके अलावा स्टेगनेंट एनॉक्सिया, स्टेगनेंट का मतलब ये है कि सर्कुलेशन अच्छी नहीं है टिश्यूज में, जैसे गैंग्रीनस कंडीशन है या शॉक की कंडीशन है, जैसे कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर की कंडीशन है, हीट स्ट्रोक है। हीट स्ट्रोक में भी स्टेगनेशन हो जाती है, ब्लड जो है ना खास जगह पर, खासतौर पर ब्रेन में जो है वो पूलिंग शुरू हो जाती है, सर में दर्द होता है, बंदा मर जाता है, गिर के मर जाता है। पॉइजनिंग है, इरिटेंट्स हैं, कोरोसिव्स हैं, इन सारी कंडीशंस में स्टेगनेंट सर्कुलेशन हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मौत वाक़ हो सकती है। तो ये जो गॉर्डन साहब थे, इन्होंने डेथ को एनॉक्सिया की बेस पर क्लासिफाई करने की कोशिश करी, तो ये बात भी सही है, इनकी भी क्लासिफिकेशन सही है, वी एग्री। लेकिन जब हम बात करते हैं कि भाई मूड ऑफ डेथ क्या हुआ होगा और हम डायग्नोस करना चाह रहे होते हैं कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, तो वहां पर 3 चीजों को ध्यान में जरूर रखना है। या तो वो रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से है, या वो कार्डियोवास्कुलर फेलियर है, या वो ब्रेन डेथ है। तो एस्फिक्सिया, सिनकोप या कोमा, ये 3 चीजें पहले डिसाइड करते हैं। और फिर इसमें भी ये देखा जाता है कि हाइपोक्सिक होमिसाइडल था, यानी किसी ने मारा, सुसाइड था, खुदकुशी करी, या एक्सीडेंटल या हादसाती तौर पर हुआ। तो ये 2-3 नौयतें हमने देखनी जरूर होती हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। अच्छा जी, फिर मैं यहाँ पर वीडियो रोक रहा हूँ ताकि ये बासानी से अपलोड कर दी जाए। नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा अलग हटकर है, उसको नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं। ठीक है, ज्वाइन कीजिए।